चलिए रिकॉर्डिंग आपके यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। एक दो चीजों को हम पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने बात किया था सीरम के बारे में। तो कोई मुझे हैंड रेस करके एक्सप्लेन कर सकता है सीरम क्या होता है? बताइए प्रिया भारद्वाज, बताइए। प्लाज्मा में से जब हम फाइब्रोनोजेन को रिमूव कर देते हैं तो उसे सीरम कहते हैं। ठीक है, ऑलराइट, बढ़िया। आप में से कोई मुझे हैंड रेस करके बताइए आपके इम्यूनोग्लोबुलिन के 5 टाइप्स और उनके रिलेटेड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी पड़ेगी। हैंड रेस करके बताना पड़ेगा आपको। कौन बताएगा? सलम, बताइए। सर उसके 5 टाइप्स होते हैं IgA, IgG, IgE, IgM एंड IgD। ठीक है। ब्लड में सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है? IgG। मदर से बेबी को वाया ब्रेस्ट फीडिंग कौन सा जाता है? IgA। एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे कौन एक्टिवेट होता है? IgE। दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी। यस, ये होता है आपके यहाँ पे रूल्स। दिस इज व्हाट द रूल्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। बढ़िया, चलो अच्छी बात है। देन मुझे आप बताइए, अगर आप लैब में काम कर रहे हो, अगर आपको टेस्ट ट्यूब में अगर आपको ब्लड को निकालना है और आप चाहते हो कि ब्लड आपका वहां पे जमे ना, ब्लड आपका वहां पे क्लॉट ना हो, तो आप टेस्ट ट्यूब में जनरली आप क्या लगाओगे? किस चीज की कोटिंग होगी? बताइए स्नेहा कुमारी, बताइए। इरीटी है। और वो क्या होता है, वो करता क्या है? एंटीकोगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा कि आपका ब्लड वहां पे कोएगुलेट ना करे। बहुत सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज हमें क्या करना है। सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। Have I joined in from other device? Yes, I have joined in from another device. Alright, चलिए। एंड जो लोग अभी भी ज्वाइन किए हैं सबको गुड इवनिंग। शालिनी एंड ऑल द पीपल हु जॉइंड इन, या गुड इवनिंग। So let me start the screen share. ठीक है, तो यहाँ पे हमने हमारी स्टोरी खत्म की थी यहाँ पे। सो हम बात कर रहे थे हमारे ऑर्गेनुलोसाइट्स के बारे में, जहाँ पे आप बात करते हो दैट ये वो मोनोसाइट्स या वो लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो आपके होते हैं वो आप कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस के अंदर। ये कन्वर्ट तब होंगे जब अगर कोई पैथोजन कोई फॉरेन बॉडी है तो वो टाइम पे मोनोसाइट्स आपके होते हैं, दे विल कन्वर्ट इनटू द मैक्रोफेज। वो आपके मैक्रोफेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे एंड देन दे कैन कैरी समथिंग नोन एज फैगोसाइटोसिस। फिर वो अपना आगे अपना फैगोसाइटोसिस अपना वहां पे वो कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से वी आल्सो हैव समथिंग लाइक अ लिम्फोसाइट्स। वी आल्सो हैव समथिंग लाइक योर लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का ध्यान रखना, देयर आर गोइंग टू बी 2 सेल्स इन द लिम्फोसाइट्स। आपके 2 सेल्स आपके यहाँ पे आते हैं। एक होता है आपका टी सेल, एक होता है आपके यहाँ पे बी सेल, राइट। ये मेरे एक्टिव इम्यून सेल्स की तरह भी इनको आप याद रख सकते हो। सो बहुत एक्टिव जो इम्यून सेल्स मेरे होते हैं यहाँ पे, दे आर माय लिम्फोसाइट्स। उसमें भी आपके टाइप्स होते हैं टी सेल्स एंड द बी सेल्स। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखेंगे, इससे ज्यादा आप इसके अंदर आप याद नहीं रखेंगे। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच यू ऑल हैव टू रिमेंबर। तो ये सारे सेल्स आपको मिलते हैं। और याद रखना टी सेल्स बी सेल्स बहुत एक्टिवली आपके इन्वॉल्व होते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया अंदर आया उसे मारने के लिए ये लोग काफी फटाफट आगे आएंगे एंड दे विल हेल्प किलिंग ऑल दोस बैक्टीरिया या पैथोजन अगर आपकी बॉडी में एंटर करता है तो ये बात इनके बारे में आपको याद रखनी है ना। आफ्टर दिस अगर हम बात करते हैं अबाउट माय ग्रैन्युलोसाइट्स, इफ वी टॉक अबाउट माय ग्रैन्युलोसाइट्स, तो पहली चीज तो आप जानते हो कि इनके जाते हैं। हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। सबसे पहली बात आप यहाँ पे जानते हो कि इनके साइटोप्लाज्म के अंदर आपको ग्रैन्यूल्स देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। ये बात आप लोग जानते हो, ठीक है। और भी चीज आप यहाँ पे कुछ जान लो, अंडरस्टैंड कपल ऑफ मोर थिंग्स ओवर हियर। आपके ग्रैन्युलोसाइट्स जो होते हैं, इसमें हमारा पहला नाम यहाँ पे देखते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द इओसिनोफिल। इओसिनोफिल। अब इओसिनोफिल जो आपका सेल होता है, ये जो आपका सेल रहेगा, आपको याद रखना हमेशा यहाँ पे कि आपका जो इओसिनोफिल आपके यहाँ पे जो सेल रहेगा, इसको आप स्टेन कर सकते हो एसिडिक स्टेन के साथ। इसको आप स्टेन कर सकते हो। यू कैन डू द स्टेनिंग, you can do the staining using acidic stain. So acidic stain को यूज करके आप इनको लाइक कलर कर सकते हो। तो आपको जो अगर इनको ऑब्जर्व करना है आपको माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आप एक ऐसा स्टेन डालोगे जो आपका एसिडिक स्टेन होगा। अगर आप डालते हो तो वो एसिडिक स्टेन को रिटेन कर लेता है कलर को, एंड देन आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएंगे माइक्रोस्कोप के नीचे। तो इनको स्टेनिंग जब हम करते हैं
टू ऑब्जर्व देम अंडर द माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं हमारे यहाँ पे एसिडिक स्टेन, तो उसकी वजह से आप इन्हें यहाँ पे देख पाओगे। सेकेंड चीज याद रखना कि ये सेल्स आपके बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन। सो एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे ये इन्वॉल्व होंगे, बट उसके साथ साथ एक इनकी स्पेशलिटी तब है कि जब आपके बॉडी में कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, जब कोई बॉडी में आपका पैरासाइटिक इन्फेक्शन होगा, सो व्हेनेवर इनसाइड द बॉडी देयर इज गोइंग टू बी अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन, तो वो टाइम पे भी ये लोग आपके इन्वॉल्व होंगे। इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इओसिनोफिल का नंबर काफी बढ़ जाता है और वो काफी एक्टिवली इन्वॉल्व होता है उनको खत्म करने के लिए। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि अगर आपका पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है वो टाइम पे, सो वो टाइम पे यू विल फाइंड इओसिनोफिल्स विल बी हाईली एक्टिव टू कंट्रोल द इन्फेक्शन। उसके साथ साथ जब भी आपके बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो वो टाइम पे भी ये लोग काफी आपके एक्टिव हो जाते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो दे विल बिकम वेरी वेरी एक्टिव। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज समथिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद। नाउ सेकेंड आपका यहाँ पे आएगा बेजोफिल। बेजोफिल नाम से पता चलता है बेटा आपको यहाँ पे कि इसको हम स्टेन कैसे कर पा रहे होंगे। सो इसको हम स्टेन कर सकते हैं यूजिंग द बेसिक स्टेन, तो इनको हम स्टेनिंग कर सकते हैं। सो दे कैन अंडरगो द लाइक स्टेनिंग प्रोसेस, स्टेनिंग यूजिंग बेसिक स्टेन। तो अगर आप चाहते हो बेजोफिल को देखना आपके स्लाइड के ऊपर, तो आप एक बेसिक स्टेन अपना यहाँ पे आप यूज करोगे। जैसे आपने अपना बेसिक स्टेन उसके ऊपर डाला तो आपका स्टेन को वो रिटेन कर लेगा, आपके कलर को रिटेन कर लेगा आपके बेजोफिल, एंड देन यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व देम, जो नॉर्मली पर्पल ब्लू कलर के आप वहां पे दिखने लगेंगे। सो बेजोफिल की अगर मैं बात करता हूँ, सो ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन दे आर वेरी एक्टिव। सो बेजोफिल की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सो ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन, कोई भी अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन का अगर रिएक्शन हो, सो इन्फ्लेमेशन के दौरान दे आर गोइंग टू बी वेरी एक्टिव, राइट। इवन मैं कह सकता हूँ कि ये आपके इवन एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन, ये भी आपके एक्टिव रहते हैं ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे, क्योंकि आप जानते हो एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे आपका इन्फ्लेमेशन होता है, तो वो टाइम पे ये लोग बहुत ज्यादा आपके एक्टिव होते हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी एक्टिव, राइट। ये जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ये होने का एक रीजन होता है आपका हिस्टामाइन, तो ये लोग हिस्टामाइन भी रिलीज करते हैं, दे आर नोन टू रिलीज हिस्टामाइन। सो हिस्टामाइन भी ये लोग यहाँ पे रिलीज करते हैं। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि बेजोफिल सेल किस चीज के लिए जाना जाता है, कौन सी चीज रिलीज करते हैं, हिस्टामाइन इज वन ऑफ द वेरी कॉमन थिंग रिलीज बाय देम, और उसके से इन्फ्लेमेशन भी होता है, और ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन दे आर आल्सो गोइंग टू बी वेरी एक्टिव। तो ये सेल्स आपके एलर्जिक रिएक्शन के टाइम में भी एक्टिव होंगे। तो दोनों ही सेल अगर देखा जाए तो ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन आर गोइंग टू बी वेरी एक्टिव, बट अगर मैं कंपेयर करूँ तो बेजोफिल थोड़ा ज्यादा ही एक्टिव होता है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, और ये हिस्टामाइन आपका यहाँ पे रिलीज करते हैं। सो ये है मेरे यहाँ पे बेजोफिल सेल्स। एंड देन यू हैव द थर्ड सेल, तीसरा सेल जो मेरा यहाँ पे है, दैट इज गोइंग टू बी, क्या नाम होगा मेरे तीसरे सेल का? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स। सो न्यूट्रोफिल्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी पड़ेगी। अगर आप न्यूट्रोफिल्स की यहाँ पे बात कर रहे हो तो आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है, इनको आप ना ही एसिडिक स्टेन से ना ही बेसिक स्टेन से, कोई भी स्टेन से आप इन्हें स्टेन नहीं कर सकते। ना ये एसिडिक स्टेन को लेते हैं ना ये बेसिक स्टेन को लेते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं एज अ न्यूट्रोफिल्स। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ न्यूट्रोफिल्स, राइट। इनकी कोई भी स्टेनिंग आप इनकी आप यहाँ पे नहीं कर सकते। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो आपके सेल होते हैं न्यूट्रोफिल्स, दे आर द हाईएस्ट इन WBC, so they will be the highest in amount, so they will be highest in amount। इनका अमाउंट आपका सबसे ज्यादा रहता है, राइट। इनका अमाउंट आपका सबसे ज्यादा रहेगा आपके ब्लड के अंदर। अगर आप बात करते हो, अगर आपसे कोई पूछे कि WBC के अंदर सबसे ज्यादा आपका अमाउंट किसका रहेगा, देन आपका आंसर यहाँ पे आपका होगा न्यूट्रोफिल्स का, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि WBC के अंदर सबसे कम कौन से आपको मिलते देखने के लिए, देन आपका आंसर वहां पे होगा बेजोफिल। क्या रखना? बेजोफिल विल बी इन द लीस्ट अमाउंट, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन द लीस्ट अमाउंट। बेजोफिल हमेशा आपके यहाँ पे लीस्ट अमाउंट पे आपको मिलते हैं देखने के लिए। अब इसके बाद आपको एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, आफ्टर दे आर गोइंग टू बी हाईएस्ट इन द अमाउंट। उसके साथ साथ एक और चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि न्यूट्रोफिल्स आर नोन टू कैरी आउट फैगोसाइटोसिस।
फैगोसाइटोसिस। अगर आपको याद हो तो आपका फैगोसाइटोसिस आपके यहाँ पे करते थे आपके मैक्रोफेजेस, उसी तरीके से आपके न्यूट्रोफिल्स भी आपके फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं। तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना कि न्यूट्रोफिल्स आर द वन विच आर नोन टू कैरी आउट द फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद नहीं कि न्यूट्रोफिल्स आपके फैगोसाइटोसिस करने के लिए जाने जाते हैं, राइट? दैट इज समथिंग दे आर नोन फॉर। न्यूट्रोफिल्स आर नोन फॉर द फैगोसाइटोसिस। तो याद रखना दैट वुड बी हाईएस्ट इन नंबर, और इनका भी काम वैसा ही होता है मोनोसाइट जैसा, जा जाके पकड़ेंगे चीजों को, डायरेक्टली कंज्यूम कर लेंगे, खा जाएंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, यही दो मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके अलावा आपको फिलहाल के लिए इसके अंदर और कुछ आपको याद नहीं रखना। अगर आप इतना याद रख पाते हो देन मैं इसके ऊपर आपको कुछ चीजें यहाँ पे ऐड कर दूंगा, बट फिलहाल के लिए आप इतनी चीजें पहले आप यहाँ पे याद रखिए। सो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि इन सब में से, सारे डब्ल्यूबी में से, चाहे मोनोसाइट्स हो, लिम्फोसाइट्स हो, या सब में से मिला के अगर सबसे कम अमाउंट किसका होगा ब्लड के अंदर, देन आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेसोफिल, राइट? अगर आपसे कोई पूछता है कि सारे डब्ल्यूबीसी में से सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होगा, देन आपका यहाँ पे आंसर फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स विल बी द हाईएस्ट अमाउंट। अगर आपसे कोई पूछता है कि सारे डब्ल्यूबीसी में से कौन से मेरे दो सेल्स थे जो करते थे मेरे फैगोसाइटोसिस, तो आप क्या आंसर दोगे? न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। हाँ जी, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, या आप न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोफिल्स भी आप कह सकते हो। दोनों आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि पांचों सेल्स में से कौन सा सेल इन्वॉल्व हो रहा था जब आपका कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता था बॉडी के अंदर, क्या होगा उसका आंसर? बेसोफिल, यूसिनोफिल, इओनोफिल, इओसिनोफिल बेटा, इओसिनोफिल। दे विल बी इन्वॉल्व ड्यूरिंग द पैरासाइटिक इन्फेक्शन के दौरान, ये लोग आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। दे आर द वन व्हिच आर वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, राइट? तो अब हम यहाँ पे डब्ल्यूसी के जनरल ट्रेट्स देख लेते हैं। डब्ल्यूसी की अगर हम बात करें, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज व्हाइट ब्लड सेल्स, कलरलेस होते हैं। 6 से 7,000 डब्ल्यूसी आपको मिलते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर। यार याद रखना, दिस इज पर क्यूबिक मिलीमीटर, दैट्स गोइंग टू बी, ये रेस टू 3 होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, ब्लड इन द एडल्ट्स, so per cubic milliliter you will find your 6 to 8,000 is going to be the count of your WBC. Then you have the nucleus over here. Nucleus आपको इस तरह मिलेगा। याद रखना WBC के पास हमेशा न्यूक्लियस होता है। लाइफ स्पैन इनका रहेगा ऑन एन एवरेज, इनका लाइफ स्पैन 3 से 4 दिन का होता है। बट कुछ WBC होते हैं जैसे आपके मेमोरी सेल्स होते हैं, वो आपके काफी लंबे टाइम के लिए आपको भी मिल जाते हैं। यू फाइंड देम फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आपकी बॉडी में कई बार वो 10-10 साल तक, 20-20 साल तक आपके वो जिंदा रहते हैं। सो लाइफ स्पैन वेरी करता है, बट जनरली हम कहते हैं 3 से 4 दिन का लाइफ स्पैन होता है नॉर्मली एक WBC का। मेजर 2 टाइप्स, मेजॉरिटी ऑफ मेजरली दे विल हैव 2 टाइप्स, ऑर्गेनुलोसाइट्स एंड ग्रैनुलोसाइट्स, राइट? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ द WBCs। तो इतनी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे याद रखना, दैट शुड बी इनफ फॉर यू। ठीक है, अब याद रखना WBC का अमाउंट आपके बॉडी में बढ़ सकता है। अब ये बात आप समझो, यहाँ पे WBC का अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है 6 to 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, राइट? अब यहाँ पे होता क्या बेटा कि अगर आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, अगर आपके बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, तो याद रखना इन्फेक्शन के टाइम पे आपका WBC का अमाउंट बढ़ जाएगा। अगर आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, अगर कोई बाहर से पैथोजन आता है, तो आपका WBC का अमाउंट आपका इंक्रीज होता है। ये बात याद रखना, ठीक है? सो दैट इज अ नॉर्मल थिंग, दैट इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल थिंग। लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है, इन्फेक्शन नहीं होता बॉडी के अंदर, देन इट विल कम बैक टू नॉर्मल कंडीशन, देन ये वापस से आपका आ जाएगा फिर नॉर्मल वैल्यू के ऊपर। तो याद रखना ड्यूरिंग इन्फेक्शन इट कैन इंक्रीज इन द नंबर, राइट? अगर आपका WBC का अमाउंट काफी कम हो जाता है, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। अगर ये बहुत, अगर आपका अमाउंट कम हो रहा है, देन इसका मतलब ये है कि आपका इम्यून सिस्टम अब वीक हो जाएगा। तो ये बात याद रखना, दैट इज गोइंग टू बी थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा, एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं ल्यूकेमिया। किसको मालूम है क्या होता है ल्यूकेमिया? एनीवन? ब्लड कैंसर। इट्स अ ब्लड कैंसर, वेरी गुड, राइट, इट्स एक्चुअली अ ब्लड कैंसर। सो ल्यूकेमिया स्पेसिफिक मतलब यहाँ पे पता चल रहा है कि आपके जो ल्यूकोसाइट्स है WBC है, उनका अमाउंट कैंसर के अंदर बहुत ज्यादा मिलेगा। उनका अमाउंट कैंसर के अंदर आपको बहुत ज्यादा, अगर इफ देयर इज अ पर्सन सफरिंग ल्यूकेमिया ना, सो ही विल हैव अ मच मोर हायर अमाउंट ऑफ WBC इन द ब्लड। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर WBC का ब्लड में लेवल ज्यादा हो जाता है तो उससे तकलीफ क्या है बेटा? तकलीफ ये है
कि वो WBC नॉर्मली फंक्शन नहीं करने वाले हैं. Those WBC are not going to function normally. वो कोई बाहर से पैथोजन आएगा तो उसे मारेंगे नहीं, उनके वो बस ऐसे उनका नंबर ज्यादा है लेकिन वो अपना काम नहीं कर पाएंगे कोई भी. सो ल्यूकेमिया इज अ ब्लड कैंसर और इसमें आपको मिलेगा दैट यू विल हैव अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ WBC इन द ब्लड. इवन जब आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है तब भी, आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई पैथोजन आपके बॉडी में नहीं है, तब भी आपकी बॉडी में अगर आपका WBC का अमाउंट ज्यादा है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग. अगर आपकी बॉडी में WBC का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर 15,000 20,000 तक चला जाता है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग बिकॉज देयर माइट बी समथिंग एल्स हैपनिंग इनसाइड द बॉडी. कुछ बॉडी में कुछ तो अलग हो रहा है जिसकी वजह से आपके बॉडी का सेल्स का नंबर आपका ज्यादा हो चुका है. ठीक है, तो कैंसर के एक जनरल आइडिया तुम ये रखना कि कैंसर में होता क्या, दैट यू विल फाइंड द नंबर ऑफ सेल्स आर गोइंग टू इंक्रीज. आपके जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो आपके रैपिडली इंक्रीज करते हैं, दे विल बी इन द हाईएस्ट अमाउंट इन द बॉडी ऑल द टाइम. ठीक है, जबकि उन्हें इंक्रीज नहीं होना चाहिए था, तभी वो इंक्रीज करते हैं. रैपिड सेल डिवीजन विल हैपन. तो ल्यूकेमिया में भी यही होता है. विल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ WBC इन द ब्लड बट दे आर नॉन फंक्शनल. तो ये बात आप यहाँ पे ऐड रखना. नॉर्मली WBC का अमाउंट बढ़ना इज अ गुड थिंग. अगर इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन के टाइम पे बेसिकली पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए उनका अमाउंट यहाँ पे बढ़ता है. ठीक है, तो क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ठीक है, चलो देन आगे बढ़ते हैं. नाउ सो ये है आपके यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, काफी स्मॉल स्मॉल लिखी हुई है, बाद में इसको मैं इंक्रीज कर दूंगा. न्यूट्रोफिल्स आर नोन टू कैरी आउट माय फैगोसाइटोसिस, दे आर मोस्ट एबंडेंट वन, राइट. बेसोफिल आपके यहाँ पे लीस्ट नंबर होता है, आपके यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में ये आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं. हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हिपेरिन ये लोग रिलीज करते हैं. ठीक है, ये चीज आप चैप्टर 7 में भी आपने देखा था. इओसिनोफिल रेजिस्ट इन्फेक्शन, एसोसिएट विद द एलर्जिक रिएक्शन. एलर्जिक रिएक्शन के साथ ये लोग एसोसिएट होते हैं, राइट. और इवन पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अंदर ये लोग इन्वॉल्व होंगे. देन यू हैव योर मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स के बारे में याद रखना, दे विल कैरी आउट द फैगोसाइटोसिस अगेन. एंड लिम्फोसाइट्स के अंदर आपको दो सेल्स आपके यहाँ मिलते हैं, दैट आर T सेल्स एंड B सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी. तो आपके ये बहुत एक्टिव इम्यून सेल्स होते हैं. कोई भी अगर बाहर से बैक्टीरिया आया, ये लोग ही होंगे जो दौड़ दौड़ के उसे जाके वहां पे रोकेंगे, उसे जाके पकड़ेंगे. सो दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर. ठीक है, चलिए देन आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट RBC. RBC को हमने पहले भी देखा था, सो इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं. सो RBC की हम बात करते हैं यहाँ पे. तो RBC के अंदर आपको मिलता है आपका हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन क्या चीजों से बना हुआ होता है? विच आर द टू थिंग्स आई विल फाइंड इन द हीमोग्लोबिन? ग्लोबिन एंड हीमे. बिल्कुल सही. यू विल हैव अ ग्लोबिन पार्ट व्हिच इज अ प्रोटीन एंड देन यू हैव अ हिम पार्ट. ये दो, हाँ जी, ये दो चीजें आपको मिल जाती है आपके हीमोग्लोबिन के अंदर. और एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है? 4. राइट. ठीक है, अब अमाउंट कितना होता है? काफी ज्यादा होता है. यह 50 to 55 लाख पर मिलीमीटर पर क्यूबिक मिलीमीटर इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग. इतना अमाउंट आपको मिल जाएगा आपके RBC का आपके एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर, राइट. मेल्स के अंदर थोड़ा अमाउंट इसका ज्यादा होता है कंपेयर टू द फीमेल्स, बट इतना अमाउंट आपको यहाँ पे ऐड रखना है. बनते कहाँ पे RBC छोड़ो, मोस्ट ऑफ द ब्लड सेल्स आर फॉर्म, ऑल द ब्लड सेल्स आर फॉर्म इन द बोन मैरो. सारे के सारे जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं वो सारे के सारे ब्लड सेल्स आपके बोन मैरो में आपके बनते हैं. तो ये बात याद रखना, ये बात आपने पहले भी लाइक पढ़ी थी बहुत पहले, दैट यू हैव अ बोन मैरो एंड बोन मैरो के अंदर भी आपके दो पार्ट से आपके होते हैं, रेड एंड येलो. सो आपका ब्लड सेल फॉर्मेशन का काम कौन करेगा? रेड बोन मैरो. बिल्कुल सही. माय रेड बोन मैरो विल प्ले द रोल इन माय ब्लड सेल फॉर्मेशन. इतना ऊपर वाले एरिया में पेरिफेरी के अंदर यू विल ऑलवेज हैव द रेड बोन मैरो. यू विल ऑलवेज हैव देयर रेड बोन मैरो. ठीक है, और जो बीच वाला आपका यहाँ पे एरिया होता है, बीच वाला एरिया जो आपको यहाँ मिलेगा, दैट एरिया विल हैव द येलो बोन मैरो. तो येलो बोन मैरो कब काम करेगा? कोई मुझे बताएगा येलो बोन मैरो मेरा काम कब करेगा? ड्यूरिंग एक्सीडेंट. ठीक है, वो टाइम पे क्या होगा? RBC का वैल्यू कम हो जाएगा. फिर क्या होगा? तो येलो बोन मैरो हेल्प करेगी और RBC को बनाने में. बिल्कुल सही बात है मुस्कान आपकी. अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता होगा, ब्लड लॉस अगर आपका ज्यादा होता है, तो वो टाइम पे आपका येलो बोन मैरो विल कन्वर्ट इनटू रेड बोन मैरो. आपका येलो बोन मैरो वो टाइम पे आपका कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द रेड बोन मैरो. और जैसे आपका रेड बोन मैरो बनेगा, देन व्हाट विल हैपन, देन इट कैन मेक योर RBC. देन व्हाट विल हैपन, फिर आपका यहाँ पे RBC फॉर्मेशन आपका यहाँ पे चालू हो जाएगा. तो ये बात याद रखना कि रेड बोन मैरो बेसिकली आपके यहाँ पे लाइक ब्लड सेल फॉर्मेशन में वो आपके यहाँ पे मदद करता है. तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है. सो ये यहाँ पे आपका ब्लड सेल फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होता है.
बाइकॉनकेव न्यूक्लियस आपको मिलेगा, न्यूक्लियस आपको मिलेगा एब्सेंट, न्यूक्लियस आपको मिलेगा नहीं आरबीसी के अंदर, दे विल बाइकॉनकेव शेप। लाइफ स्पैन आपका होता है 120 दिन का, आरबीसी का लाइफ स्पैन आपका रहेगा 120 दिन का, राइट। और इनको ब्रेक किया जाता है इन द स्प्लीन, सो स्प्लीन को हम इवन कहते हैं एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो कई सारे आरबीसी स्प्लीन में जाके उनकी डेथ हो जाती है, मतलब जब उनके 120 दिन खत्म हो जाते हैं, देन दे विल गो टुवर्ड्स द स्प्लीन एंड देन दे हैव बीन ब्रोकन डाउन। सो स्प्लीन इज नोन एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। अब आपको मालूम है ये चीज, प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीसी इज मोस्टली अबंडेंट अवेलेबल इन द सेल इन द ब्लड एंड इज टू ट्रांसपोर्ट द रेस्पिरेटरी गैसेस। सबसे अबंडेंट सेल जो होता है ब्लड में वो आपका आरबीसी होता है, और इसका काम होता है आपके गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना। ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सो दिस इज समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। इस तरीके से आपका आरबीसी फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होगा। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, आरबीसी फॉर्मेशन का जो इवेंट होता है ना, जब आरबीसी फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरेथ्रोपोएसिस। So erythropoiesis is the process of formation of your RBC. Erythropoiesis is the process of formation of your RBC. So erythropoiesis का मतलब यहाँ पे होता है formation of your RBC. Formation of RBC. ठीक है। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, एक चीज आप यहाँ पे हमेशा याद रखना कि ये करने के लिए एक हार्मोन की जरूरत पड़ती है। इरिथ्रोपोइसिस करने के लिए एक हार्मोन की जरूरत पड़ती है, और वो हार्मोन आपका आता है किडनी से। सो किडनी के ऊपर या किडनी से मैं कहूंगा एक हार्मोन आपका रिलीज किया जाएगा। सो किडनी से एक आपका हार्मोन आता है और उस हार्मोन का नाम होता है आपका इरिथ्रोपोएटिन। सो हार्मोन का यहाँ पे नाम होता है इरिथ्रोपोएटिन। ये हार्मोन आपका आता है किडनी से। अब ये हार्मोन करता क्या है, ये हार्मोन का काम होता है कि जाके ये बोन मैरो को जाके बोले कि चलिए चालू करिए आरबीसी फॉर्मेशन। तो याद रखना, आरबीसी फॉर्मेशन जब भी करना होता है तो ये हार्मोन आपका आता है किडनी से, एंड देन इट विल गो एंड ट्रिगर द आरबीसी फॉर्मेशन। इस हार्मोन को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एज अ ईपीओ। दिस हार्मोन इन शॉर्ट इज आल्सो कॉल्ड एज माय ईपीओ। इसको आप ईपीओ भी आप यहाँ पे बुला सकते हो, शॉर्ट में कहा जाता है ईपीओ, बट आपको याद रखना एज इरिथ्रोपोएटिन। तो याद रखना ये हार्मोन एसेंशियल होता है, ये जाके बोलेगा आरबीसी को, सॉरी बोन मैरो को, कि चलिए आरबीसी बनाना चालू करिए। तो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि अगर आप हायर एलिवेशन पे गए तो आपका इरिथ्रोपोएटिन रिलीज किया जाएगा ज्यादा अमाउंट में, और ये जाके आपके बोन मैरो को बोलेगा कि चलिए अब आप आरबीसी बनाना यहाँ पे चालू करिए, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के जो प्रोसेस आपका यहाँ पे होता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इरिथ्रोपोएसिस, दैट इज कॉल्ड एज माय इरिथ्रोपोएसिस। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, चलिए ओके, ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ध्यान से करना, गड़बड़ मत करना। सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बट कर सकते हो आप लोग। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हैंड रेज करके आंसर देना। इसका प्रिया ने हैंड रेज कर दिया इतने जल्दी, क्या बात है। बताइए प्रिया, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लग रहा है। साक्षी आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। मुस्कान आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। अच्छा, रंजना आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। चलिए देख लेते हैं। फिर यहाँ एओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो सबसे सिंपल वाला हम लोग यहाँ पकड़ते हैं। न्यूट्रोफिल्स का आपका यहाँ पे मैच करेगा आपके फैगोसाइटोसिस के साथ। सी के साथ 2 कहाँ पे आ रहा है देख लो। सी के साथ 2 आ रहा है आपका, अच्छा इन दोनों के अंदर आ रहा है, ठीक है, राइट। देन यू हैव लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का मैच आएगा आपका यहाँ पे किसके साथ? इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट। डी का मेरा आएगा 1 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपकी चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है, राइट। सो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बनना चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। आप ए के साथ यहाँ पे मैच कर लो, एक साथ eosinophils। थर्ड आप यहाँ पे रिलीजेस द हिस्टामाइन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। सो ये आपका हिस्टामाइन को आप यहाँ पे रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ए के साथ इन्होंने यहाँ पे 3 को कर दिया। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, एंड बेसोफिल के साथ इन्होंने क्या लिखा? रिलीज द ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामाइन। तो दोनों के दोनों यहाँ पे, अच्छा वेट अ मिनट, इओसिनोफिल के साथ यहाँ पे जो मैच हो रहा है आपके यहाँ पे, ये हिस्टामाइन लिखा हुआ नहीं है, इट इज माय हिस्टामाइनेज। हिस्टामाइनेज इज एन एंजाइम, ठीक है। हिस्टामाइन इज एन एंजाइम, इट्स नॉट हिस्टामाइन। तो इसे ध्यान से देखना,
इट इज माई हिस्टामाइनेज नॉट हिस्टामाइन, ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। चलो आपको अगर ये बात मालूम नहीं भी थी कोई बात नहीं, बुक में मेंशन नहीं किया, आपको मालूम नहीं था, बट आपको क्लियरली मालूम है कि आपके बेसोफिल जो आपके होते हैं वो आपके हिस्टामाइन रिलीज करते हैं। बेसोफिल जो होते हैं उनके अंदर आपको हिस्टामाइन मिलेगा, याद रखना हिस्टामाइन ये हिस्टामाइनेज है, ये एंजाइम है। सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। आपको वैसी आंसर मिल जाता, एक बार आप न्यूट्रोफिल को मैच कर देते, आप एक लिम्फोसाइट्स को मैच कर देते, आपको वैसे ही आपका आंसर यहाँ पे मिल जाना था। सो यू कुड हैव रिसीव्ड योर आंसर, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस तो हमने यहाँ पे सॉल्व किए थे। लेट्स टॉक अबाउट माय थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स को आप इवन कहते हो यहाँ पे एज अ प्लेटलेट्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज माय प्लेटलेट्स। तो इनको आप इवन बुलाओगे एज अ प्लेटलेट्स। अब जब आप इन्हें यहाँ पे एज अ प्लेटलेट्स यूज करते हो, इन नाम को आप यहाँ पे यूज करते हो, तो आपने एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि ये भी आपके बोन मैरो से ही बनेंगे। पहली चीज, दे आर फॉर्म फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, एक स्पेशल सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, उनमें से प्लेटलेट्स को बनाया जाता है, ठीक है, उनमें से प्लेटलेट्स को बनाया जाता है। याद रखना मेगा कैरियोसाइट्स में से आपके प्लेटलेट्स को आप बनाओगे। ब्लड के अंदर नॉर्मली लाइक अराउंड 1,50,000 से लेके 3,50,000 प्लेटलेट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर आपको मिल जाएंगे। याद रखना दैट इज द अमाउंट यू विल गेट टू सी इन द ब्लड, इतना अमाउंट आपको प्लेटलेट्स का मिलेगा। और इनका सिर्फ आपको एक ही रोल यहाँ पे याद रखना है, दे आर इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन ऑफ योर और क्लॉटिंग ऑफ योर ब्लड। इनका एक ही काम आपको यहाँ पे याद रखना है, दे आर नोन फॉर और दे आर इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। इस चीज के लिए वो लोग यहाँ पे जाने जाते हैं। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर विद, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी पड़ेगी। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर ओवर। सो थ्रोम्बोसाइट्स विल हैव like they're formed from the megakaryocytes. Blood normally contain 1,50,000 to 3,50,000 platelets per cubic millimeter and they're involved in the coagulation or clotting of the blood. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। This is the only thing you have to know. और इसके अंदर आपको कुछ यहाँ पे याद नहीं रखना है। So ये बात आप यहाँ पे समझ जाइए। Now let's move on to other thing. तो यहाँ पे आपके ब्लड ग्रुप्स हो गए, यहाँ पे आपके सारे के सारे ब्लड सेल्स हो चुके हैं। अगर आप इतनी इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हो देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं, आपको कुछ याद आ रहा है नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर फटाफट बताइए हैंड रेज करके। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हैंड रेज करके बताना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आंसर होगा उतना जल्दी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 बताइए कोमल क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। ऑलराइट स्नेहा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। नहीं बेटा ऑप्शन बी ही रहेगा, राइट। या जो आपका प्रोसेस है आपका, ये आपका चालू होगा रेड बोन मैरो के अंदर। वो हार्मोन वहां से आ रहा है वो अलग बात है, बट इरिथ्रोपोइसिस जो आपका प्रोसेस आपका चालू होता है दैट विल बी हैपनिंग इन द रेड बोन मैरो, ये आपका बोन मैरो के अंदर ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपके यहाँ पे आएगा करेक्ट आंसर। नाउ ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये वाला आप कर सकते हो। ध्यान से क्वेश्चन को देखो एंड क्विकली रेज योर हैंड, see the question thoroughly and quickly raise your hand and try to give me the answer. Which of the following plasma protein is involved in coagulation of blood? बताइए जल्दी, इसका आंसर मुझे देंगे अब यहाँ पे। किरण बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। ऑलराइट रंजना आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। दीक्षा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। राइट, ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर ओवर हियर। यस, ऑप्शन डी मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हम बाद में देख लेंगे। नाउ लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक में, तुम्हारा टॉपिक नहीं कवर हो पाएगा, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विद द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में कि आपका ब्लड ग्रुपिंग यहाँ पे कैसा होता है, व्हाट इज माय एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो आप जानते हो कि आपको ह्यूमंस के अंदर यू विल गेट टू सी 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। यू विल हैव योर ए, बी, AB एंड O। ये आपके 4 ब्लड ग्रुप्स आपको मिलते हैं पॉपुलेशन के अंदर। दीज आर द 4 ब्लड ग्रुप्स यू विल फाइंड इन द पॉपुलेशन, ठीक है। अब इसको समझते कि ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कैसे किया जाता है। तो अज्यूम करो दैट यू हैव अ आरबीसी, अज्यूम दैट देयर इज अ आरबीसी, समझो ये मेरा यहाँ पे आरबीसी है। तो आरबीसी के ऊपर, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर देयर विल बी वन एंटीजन, वहां पे आपका एक एंटीजन वहां पे बैठा होगा। अगर समझो सलम के ब्लड ग्रुप के ऊपर अगर एंटीजन बैठा है, उस एंटीजन का नाम है एंटीजन ए, तो सलम का ब्लड ग्रुप यहाँ पे हो जाता है ए ब्लड ग्रुप। सिंपल सी बात है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर कोई पर्सन है जिसके आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन बैठा हुआ है, दैट एंटीजन इज गोइंग टू बी योर एंटीजन बी, तो वो पर्सन का ब्लड ग्रुप जो वहां पे होगा दैट इज गोइंग टू बी द बी ब्लड ग्रुप। दैट पर्सन विल हैव अ बी ग्रुप, तो उसका होगा यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है वो हम बाद में देखते हैं, पहले याद रखना कि यू विल हैव ए ब्लड ग्रुप, यू विल हैव बी ब्लड ग्रुप एंड देन यू कैन हैव, अगर आपका यहाँ पे हम यहाँ पे अगर आप आरबीसी मेरा यहाँ पे लगा देते हैं, इफ यू हैव वन मोर आरबीसी ओवर हियर,
ठीक है। और समझो उसके ऊपर ना ही ए है ना ही बी है, अगर दोनों ही उसके ऊपर वहां पे नहीं है, देन ऐसे ब्लड ग्रुप को हम लोग बोल सकते हैं वहां पे एज अ ओ ब्लड ग्रुप। ऐसे ब्लड ग्रुप को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ ओ ब्लड ग्रुप। सो जो लोग ओ पॉजिटिव है या ओ जिनका ब्लड ग्रुप है, याद रखना ना ही आपके ऊपर ए एंटीजन है ना ही आपके पास ऊपर बी एंटीजन है। सो सच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज माय ओ ब्लड ग्रुप। और जो लोग होते हैं जिनके ऊपर ए बी दोनों होता है, सम पीपल विल हैव बोथ द एंटीजेंस ए एंड बी दोनों आपके ब्लड ग्रुप के ऊपर, आरबीसी के ऊपर, तो उन्हें हम बोलेंगे वहां पे एज अ एबी ब्लड ग्रुप। सो दोस कैन बी कॉल्ड एज माय एबी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो आप ये चीज पहले आप याद रखना कि ये जो ऊपर लगा हुआ है यू कॉल देम एज अ एंटीजन, ये जो आपका सरफेस पे लगा हुआ है यू कॉल देम एज अ एंटीजन। ठीक है, ये एंटीजन आपका यहाँ पे होता है, और ये एंटीजन जो आपका होता है ये आपका बेसिकली होता है ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ। ये जो एंटीजन आपके यहाँ पे हमने लगा के रखा हुआ है, दिस एंटीजन इज गोइंग टू बी अ glycoprotein. This antigen is going to be a glycoprotein. ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि यार एंटीजन किससे बना हुआ है, देन आप बोल देना वहां पे इट्स अ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपका थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। सी, अगर कोई पर्सन है, सो लेट मी मेक ऑल द कंडीशंस। So assume that you have a RBC having the antigen A, right? Then you have a, let's say you have a RBC having the antigen B. Then you have a RBC over here having nothing, right? And then you have a RBC, or let's say let's make it AB. ये मेरा यहाँ पे A, यहाँ पे है ये मेरा B, right? And then you have a condition where you have like nothing on the RBC. आपके पास चार ही कंडीशन, सो हैव योर फोर ब्लड ग्रुप ओवर हियर। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनेगा, अगर कोई पर्सन है, अगर कोई इंडिविजुअल है आपके सामने और उसका अगर ब्लड ग्रुप ए है, दैट मींस व्हाट कि उसके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन लगा हुआ है। तो अगर उसके ऊपर एंटीजन ए लगा हुआ है तो याद रखना उसके ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर यू विल हैव एंटीबॉडी, जो उसके बॉडी के अंदर होगी, ब्लड के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी एंटीबॉडी आपकी होती है वहां पे बी। ये बात आप यहाँ पे समझिए, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो आपकी होगी एंटीबॉडी बी, राइट? आपके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी रहेगी वो आपकी रहेगी बी। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है, अगर आपका ऐसा है कि आरबीसी वगैरह का बी एंटीजन है, तो आपका ब्लड ग्रुप बी हो गया। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपके ब्लड के अंदर आपकी जो एंटीबॉडी होगी या प्लाज्मा में जो आपकी एंटीबॉडी होगी यहाँ पे, उसे हम बोलेंगे एंटीबॉडी ए। अब आप सोच रहे हो कि सर ये ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है, अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी क्यों है? आप ये बात समझिए, अगर मेरा एंटीजन ए है यहाँ पे और अगर वहां पे एंटीबॉडी भी ए होती तो पता है क्या होता? आपकी एंटीबॉडी जाके एंटीजन को खत्म करने लगती, आपकी एंटीबॉडी जाके एंटीजन को जाके खत्म करने लगती। मेरी बात आप ध्यान से सुनना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखो होता क्या है ना, एंटीजन एंड एंटीबॉडी ये दोनों ही बड़े स्पेसिफिक होते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी आर गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक, दे आर गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई एंटीबॉडी है, समझो ये मेरी एंटीबॉडी है, राइट, और इसका नाम है Z, ठीक है, इसका नाम है Z यहाँ पे, तो ये एंटीबॉडी Z वाले एंटीजन को जाके टारगेट कर सकती है, ये वाली एंटीबॉडी जाके Z वाले एंटीजन को ही टारगेट कर सकती है। अगर कोई एंटीजन या कोई दूसरा प्रोटीन हुआ वहां पे तो उसे वो जाके टारगेट नहीं कर सकती। तो अगर आपने इसके सामने Z वाला एंटीजन रख दिया या Z वाला प्रोटीन आपने रख दिया, एंटीजन के आगे मैं प्रोटीन भी बोल सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे Z नाम का अगर एक यहाँ पे प्रोटीन मैंने यहाँ पे रख दिया तो क्या होगा? ये मेरी एंटीबॉडी आएगी भाग के उसके पास, मेरी एंटीबॉडी यहाँ पे उसके पास दौड़ के आएगी और उसे टारगेट करना, खत्म करना चालू करेगी। इट विल कम एंड स्टार्ट किलिंग द एंटीजन। ये बात याद रखना। तो आप ये बात समझो कि एंटीबॉडी और एंटीजन बहुत स्पेसिफिक तरीके से काम करते हैं। सो अगर एंटीबॉडी Z है आपके पास तो Z को जाके मारेगी, अगर एंटीबॉडी L है आपके पास तो एंटीजन L को ही जाके वहां पे खत्म करेगी, राइट? तो यहाँ पे याद रखना, दिस इज माय एंटीबॉडी एंड दिस इज गोइंग टू बी द एंटीजन ओवर हियर, दिस इज माय एंटीजन, राइट? तो एंटीबॉडी जो Z है वो जाके आप उसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो जाके किसी और को मारेगी, इट विल ओनली गो एंड टारगेट द एंटीजन Z। उसी तरीके से अब आप सोचो, अगर आपके आरबीसी के ऊपर ए ब्लड ग्रुप है, अगर आपके आरबीसी का है एंटीजन ए लगा हुआ, तो आप अपने ब्लड के अंदर एंटीबॉडी ए नहीं रख सकते।
अगर आपने अपने ब्लड के अंदर एंटीबॉडी ए रखी तो पता है क्या होगा, वो एंटीबॉडी ए दौड़ दौड़ के आएगी फटाफट और अपने आरबीसी को मारना चालू करेगी। क्यों? क्योंकि उसको एंटीजन ए लगा हुआ है। तो इसलिए आपको ब्लड चेक करना पड़ता है ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन, जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हो, इसलिए वो चेक करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही आप किसी को कुछ भी नहीं दे सकते, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. पक्का? मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा तो आपको और अच्छे समझ आएगा, कोई घबराओ मत, सब चीजें आपको ऐसे ही समझ आ जाएगी। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। सिमिलरली यू हैव, अगर बी एंटीजन है आपके पास तो आपकी एंटीबॉडी आपके यहाँ पे होती है ए। अगर आपके ब्लड के अंदर दोनों एंटीजन लगे हुए हैं, अगर आपके ब्लड के अंदर दोनों एंटीजन लगे हुए हैं, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यू विल हैव नो एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कोई भी रख नहीं सकते, ना ये रख सकते हो ना बी रख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपके बॉडी के अंदर यू विल हैव नो एंटीबॉडी, आपके ब्लड के अंदर यू विल हैव नो एंटीबॉडी। और अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे, अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है, ना ही इसके ऊपर ए होता है ना ही बी होता है, तो आप दोनों रख सकते हो। सो नाउ यू कैन हैव बोथ द एंटीबॉडी ए एंड यू कैन आल्सो हैव द एंटीबॉडी बी, राइट? तो ये चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखते हो। चलो अब हम इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो एक काम करिए, कोई मुझे बताइए, एक काम करिए आरुषि, आप मुझे बताइए क्या है आपका ब्लड ग्रुप? आरुषि का है यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी। सो लेट्स से, अगर चलिए हम यहाँ पे करते हैं, चलिए आप सब लोग मेरी मदद करना। आरुषि का ब्लड ग्रुप है आपका ए बी। तो अगर आरुषि का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो मुझे बताइए उसके अंदर जो एंटीबॉडीज होंगी, क्या वो एंटीबॉडीज कौन सी होगी उसके ब्लड के अंदर? सर उसमें ए एंड बी। कोई भी ना 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 सर कोई भी ना ना ना, सुनो मेरी बात। अगर मैं कह रहा हूँ कि आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, ये आपका ब्लड ग्रुप है, अगर उसका ब्लड ग्रुप वहां पे ए बी है, सो द ब्लड ग्रुप इज गोइंग टू बी ए बी, तो एंटीबॉडी उसके अंदर नहीं होगी, ना ही ए होगा ना ही बी होगा, सो दे विल हैव नो एंटीबॉडी। क्योंकि अगर एक भी एंटीबॉडी हमने रखी तो पता है दिक्कत क्या आएगी, वो जाकर से मारना चालू कर सकती है आपके ब्लड सेल को। समझिए मेरी बात को, एक बार फिर ट्राई करते हैं। सलम आपका ब्लड ग्रुप क्या है? सलम, सर ओ पॉजिटिव। अगर सलम का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो कौन सी एंटीबॉडी वहां पे मिल जाएगी? ए एंड बी। राइट, तो एंटीबॉडी आपको ए बी वहां पे मिल जाएगी और आपको एंटीबॉडी आपकी वहां पे बी भी आपको वहां पे मिल जाएगी। सो दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी, ये दोनों ही एंटीबॉडी आपको वहां पे मिल जाती है। ठीक है, देन मुस्कान आपका क्या ब्लड ग्रुप है? बी पॉजिटिव। मुस्कान का ब्लड ग्रुप है यहाँ पे आपका बी पॉजिटिव। तो अगर मुस्कान का ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे बी पॉजिटिव है तो कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी उसके ब्लड के अंदर? ए एंटीबॉडी ए। एंटीबॉडी जो उसके ब्लड में मिलेगी वो हमें यहाँ पे मिलेगी ए एंटीबॉडी। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये वाली एंटीबॉडी मिल जाएगी वहां पे देखने के लिए। ठीक है, और अगर कोई पर्सन होता जिसका अगर ए ब्लड ग्रुप होता तो उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी मिल जाती? बी। ठीक है, राइट, उसके अंदर एंटीबॉडी बी आपको वहां पे मिल जाती है। तो आप एक और बात याद रखना, हम ए के साथ ए को क्यों नहीं रखते? ए एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी क्यों नहीं रखते हम लोग ब्लड के अंदर? क्योंकि उससे वो मारना चालू कर देती है। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, वो एंटीबॉडी जाके उसे टारगेट करना चालू करेगी क्योंकि वो स्पेसिफिक है, एंड देन विल स्टार्ट किलिंग दैट पर्टिकुलर एंटीजन, उसे वो जाके वहां पे खत्म करना वहां पे वो चालू कर देगी। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर कट मालूम होनी चाहिए। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये चीज आपको होते हुए आपको यहाँ मिल जाती है। सो यू हैव योर एंटीबॉडीज इस तरीके से, और ये आपका हो गया ब्लड ग्रुप। अब हम देखते हैं व्हाट इज माय पॉजिटिव, व्हाट इज माय नेगेटिव, ये भी हम देख लेते हैं। लेट्स ट्राई टू सी दैट कि आपका ये पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर यहाँ पे क्या है, राइट? अब वो चक्कर समझने के पहले एक और चक्कर यहाँ पे समझ लो, एक और बात यहाँ पे याद रख लो। आपका जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं एज अ यूनिवर्सल डोनर, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ यूनिवर्सल डोनर। अगर आपका ब्लड ग्रुप हो तो आप किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हो। अगर आपका ब्लड ग्रुप हो तो आप किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हो, क्योंकि आपका कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके आरबीसी छोड़े जाएंगे आपके किसी के ब्लड के अंदर, आपके आरबीसी के ऊपर ना ही ए है ना ही बी है, तो किसी भी पर्सन को आप दे सकते हो। आई होप आप समझ पा रहे हो। अगर आपके आरबीसी के ऊपर ना ही ए है ना ही बी एंटीजन है तो आप किसी को भी दे सकते हो, राइट? उसके अंदर कोई दिक्कत क्रिएट करेगा ही नहीं। सो ओ ब्लड ग्रुप इज माय यूनिवर्सल डोनर। और जो ए बी ब्लड ग्रुप जिसका होता है, जो ए बी ब्लड ग्रुप जिसका होता है, दैट इज गोइंग टू बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट। हाँ जी, जिसका ब्लड ग्रुप आपका ए बी होता है, तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जिसका ब्लड ग्रुप आपका ए बी होगा तो दे आर गोइंग टू बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट, दे आर गोइंग टू बी यूनिवर्सल
रिसिपिएंट। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। तो अगर ए बी ब्लड ग्रुप है किसी का, अगर किसी का ए बी ब्लड ग्रुप होता है तो किसी भी ब्लड ले सकता है। और कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा ऐसा क्यों हो सकता है, व्हाई समवन कैन टेक ब्लड फ्रॉम एनीवन जो ए बी वाला होगा? कोई भी राइट, क्योंकि उनके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। उनके अंदर देख लो, अब यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, किसी भी ब्लड ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। राइट, ए से लो, बी से लो, जिससे भी ब्लड लेना ले लो, जैसे आप उनसे ब्लड लेते हो कोई दिक्कत नहीं आती, बिकॉज यू हैव नो एंटीबॉडीज इन दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो वो कोई मसला होता ही नहीं है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, व्हाट इज माय यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड व्हाट इज गोइंग टू बी योर व्हाट इज गोइंग टू बी योर यूनिवर्सल डोनर। तो ये दो चीज आप यहाँ पे याद रखना। अब हम बात करते हैं आरएच एंटीजन के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट माय आरएच एंटीजन। तो इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कि किसी ने बोला था कि उसका ब्लड ग्रुप था ए पॉजिटिव। तो अगर हम कहते हैं कि किसी का ब्लड ए पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स उसके ऊपर लगा हुआ है आपका ए वाला एंटीजन और उसके साथ साथ लगा हुआ है वहां पे आरएच एंटीजन। उसके साथ साथ वहां पे लगा हुआ है आपका वहां पे आरएच एंटीजन। तो अगर आपका आरएच एंटीजन वहां पे प्रेजेंट है, इफ यू हैव द आरएच एंटीजन ओवर देयर, देन याद रखना दैट मीन्स पॉजिटिव। तो अगर आपका आरएच एंटीजन अगर आपका प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स पॉजिटिव कंडीशन हम वहां पे बोलेंगे। तो ये वाला जो ब्लड ग्रुप मेरा यहाँ पे रहेगा, दैट इज माय ए पॉजिटिव। राइट, अगर आपकी कंडीशन कुछ ऐसी होती कि आपके पास है यहाँ पे ब्लड ग्रुप है आपका यहाँ पे एंटीजन बी आपका यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन अगर आपका यहाँ पे आरएच एंटीजन लगा हुआ नहीं है, अगर आपका यहाँ पे आरएच एंटीजन लगा हुआ नहीं है, देन आपका यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होगा उसका क्या नाम होगा? व्हाट आर द ब्लड ग्रुप इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज? बी नेगेटिव। बी नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है। दिस विल बी कॉल्ड एज माय बी नेगेटिव, क्योंकि अगर आरएच लगा हुआ है तो पॉजिटिव, आरएच नहीं है तो दैट बिकम्स माय नेगेटिव। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। दिस इज ऑल्सो समथिंग शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू। ठीक है, तो अब मुझे आप लोग बताओ, फटाफट मुझे बताना है। यहाँ पे समझो, यहाँ पे मेरा ब्लड ग्रुप है, यू हैव दिस ब्लड ग्रुप ओवर हियर, और इसके ऊपर कुछ नहीं है, ना कोई एंटीजन है ना कोई आरएच वाला है, तो इसका नाम क्या होगा इस ब्लड ग्रुप का? ओ पॉजिटिव है नेगेटिव? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव ही होगा, समझो इस बात को, बिकॉज यहाँ पे आपका आरएच नहीं लगा हुआ। ठीक है, अब मुझे ध्यान से बताना। समझो, इफ यू हैव अ ब्लड ग्रुप लाइक दिस एंड यू हैव एंटीजन बी एंड यू आल्सो हैव योर आरएच एंटीजन, तो क्या होगा इसका ब्लड ग्रुप? बी पॉजिटिव, बिल्कुल सही। दैट इज द ब्लड ग्रुप आई विल गेट टू सी। तो ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव, आरएच नेगेटिव। मतलब आरएच अगर हुआ आपका यहाँ पे, सो दैट्स अ पॉजिटिव, अगर आरएच नहीं हुआ दैट्स अ नेगेटिव। राइट, अब एक और बार मेरे ध्यान से सुनना। अगर आप आरएच नेगेटिव है, अगर आप आरएच नेगेटिव है, मतलब अगर आपके पास आरएच नहीं है, देन आपके बॉडी के अंदर आप देयर विल बी आरएच वाली एंटीबॉडी आप रख सकते हो। तो यू विल हैव एंटीबॉडी ऑफ द आरएच। सो आरएच वाली एंटीबॉडी आपके ब्लड के अंदर मिलेगी। आरएच वाली एंटीबॉडी आपको मिलती है ब्लड के अंदर अगर आप आरएच नेगेटिव हो। राइट, अगर आप आरएच पॉजिटिव हो तो आप एंटीबॉडी नहीं रख सकते। सो यू हैव नो एंटीबॉडी फॉर आरएच, देन यू विल हैव नो एंटीबॉडी फॉर आरएच। कोई एंटीबॉडी आरएच के लिए आपके यहाँ पे नहीं होगी। तो ये बात भी दिमाग में बिठा लीजिए। दिस शुड बी ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके जहन में क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है आरएच और कब आरएच नहीं होता तब आपका क्या होता है। ठीक है, और याद रखना कि एंटीबॉडी आपको हमेशा अपोजिट ही मिलेगी। अगर आरएच नेगेटिव है, मतलब अगर आरएच नहीं है ऊपर एंटीजन, तो आप आरएच एंटीबॉडी आप रख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे आरएच एंटीबॉडी, अगर आपको आरएच एंटीजन अगर आपको दिख रहा है ब्लड के ऊपर, आरबीसी के ऊपर, देन आप आरएच एंटीबॉडी आप नहीं रख सकते, नहीं तो दिक्कत आ सकती है, पंगा हो सकता है वहां पे। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो ये चीज आपने यहाँ पे समझनी है। तो ये चीज देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, RH antigen also observed on the surface of the RBC of majority of the population, right? ये हमें सबसे पहले लाता है एक बंदर के अंदर रीसस मकैक। ये रीसस मकैक वही है बेटा जो आपके घर के आसपास जो भाग रहे होते हैं ना, छोटे लाल मुंह वाले बंदर, उनको ही हम कहते हैं रीसस मकैक। तो सबसे पहले ये एंटीजन उनके अंदर ही डिस्कवर किया गया था। बाद में फिर पता चला था कि ये तो काफी जगह पे आपको मिलता है देखने के लिए। बाकी पता चला था कि ये ह्यूमंस भी आपको मिल जाता है। तो RH पॉजिटिव सो मींस एंटीजन प्रेजेंट होगा वहां पे, RH नेगेटिव मतलब आपका एंटीजन वहां पे आपका रहेगा एब्सेंट। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज आप यहाँ पे समझ सकते हो। ये वो ए ब्लड ग्रुप, एंटीजन यहाँ पे होता है ए, एंटीबॉडी आपके यहाँ पे रहेगी बी। डोनर इसका कौन हो सकता है? इट कैन बी डोनर टू
O एंड A, मतलब ये किससे ब्लड ले सकता है? O से ले सकता है और A से ले सकता है। B के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, B या O से ले सकता है। A भी अगर हुआ तो एंटीबॉडीज आपको यहाँ पे एक भी नहीं दिख रही, राइट? दे कैन टेक अवे द ब्लड फ्रॉम एनीवन, देख सकते हो आप, किससे भी ये लोग ले सकता है। और अगर आपका ब्लड ग्रुप O होता है तो इसके ऊपर एंटीजन आपको नहीं मिलेगा एंड द एंटीबॉडी विल बी A एंड B। ये लोग किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो इतना टेबल आपको यहाँ पे क्लियर कट मालूम होना चाहिए। दिस टेबल शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? अब एक काम करते, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे लगाते हैं ताकि मुझे भी एश्योरेंस मिले कि आपको समझ आ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और हैंड रेज करिएगा। पर्सन विद द ब्लड ग्रुप AB is considered as universal recipient because he has, तो पूछा बोला ये गया है कि AB वालों को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ऐसा क्यों कहा जाता है? टेक योर टाइम, टेक योर 10-20 सेकंड्स एंड देन ट्राई टू आंसर दिस बाय रेजिंग योर हैंड। ऑलराइट, 4 लोगों को आंसर आ चुका है, 6, 7, 8। ओके ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे आंसर कर रहे हैं। दीक्षा, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑलराइट। कोमल आप बताइए। ऑप्शन ए। साक्षी आप बताइए। सर ऑप्शन डी। प्रिया भारद्वाज। ऑप्शन ए। मुस्कान। ऑप्शन ए। एंड इशिता कुमारी। ऑप्शन ए। I'll just take one more answer now. अंशिका, अंशु आप बताइए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका जो यहाँ पे ऑप्शन है, राइट, जिसमें क्या लिखा हुआ है? बोथ एंटीजन A and B are present are on the RBC but no antibody in the plasma। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन ए आपका बनता है यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बोथ एंटीजन A and B इन द प्लाज्मा। नहीं बेटा, एंटीजन आपके होते हैं आरबीसी के ऊपर, नॉट इन द प्लाज्मा, ठीक है? तो इसलिए ऑप्शन ए मेरा बनता है यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है? सो दैट इज गोइंग टू बी द ऑप्शन ए फॉर दिस। याद रखना, एंटीजन आपके होते हैं आरबीसी के ऊपर, राइट, और एंटीबॉडीज आपकी होती है प्लाज्मा में, बट एबी ब्लड ग्रुप में तो एंटीबॉडीज आपको प्लाज्मा में आपको नहीं मिलेगी। देन a certain road accident patient with unknown blood group needs immediate blood transfusion। किसका एक्सीडेंट हो गया रोड पे, गाड़ी उल्टी हो गई, अब आप सोचो यहाँ पे उसको ब्लड ग्रुप, आपको ब्लड उसको देना है आपको। His one doctor friend at once offer his blood, what was the blood group of the donor? तो डोनर का ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या हो सकता है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। स्नेहा कुमारी बताइए, क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन सी। सोहिन, आपको क्या लग रहा है? सोहिन, आपको क्या लग रहा है? रंजना, तब तक आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप लोग कह रहे हैं यहाँ पे। एक वन मोर आंसर, प्रिया भारद्वाज बताइए। ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी आपका बनेगा यहाँ पे द करेक्ट आंसर। ब्लड ग्रुप ओ जो आपका यहाँ पे होता है, दैट इज द ब्लड ग्रुप जो आप जानते हो, इट इज अ यूनिवर्सल डोनर, तो आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हो, ठीक है? ये हम कर चुके थे यहाँ पे, ये हम बाद में देखते हैं। इसका भी आंसर बता सकते हो आप लोग फटाफट यहाँ पे। ग्लोबुलिन कंटेंट इन द ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरली इन्वॉल्वड इन। जो ग्लोबुलिन आपके होते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर, वो मेनली किस चीज के लिए इन्वॉल्व होते हैं? फटाफट आंसर दीजिएगा, बताइए सोहिन क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, बताइए सलम क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। सलम, ग्लोबुलिन लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्लोबुलिन। सलम -25 आपको। कोमल बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। देन मुस्कान। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बेटा आपका यहाँ पे सही आंसर है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। याद रखना, ग्लोबुलिन आर माय इम्यूनोग्लोबुलिन, दे आर माय आईजी, दे आर माय इम्यूनोग्लोबुलिन, और ये आपको डिफेंस में ही प्रोवाइड करती है, आपको प्रोटेक्ट करिए। दे आर माय एंटीबॉडीज ना बेटा, दे आर गोइंग टू बी माय एंटीबॉडीज। ये मेरे यहाँ पे होता है आपके यहाँ पे एंटीबॉडीज। तो अगर ये मेरे एंटीबॉडीज है तो इनका काम होगा डिफेंस प्रोवाइड करना आपको फॉरेन पैथोजन से। सो यस, ऑप्शन डी मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है? ये भी कर सकते हो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल आर गोइंग टू बी व्हाट? इनमें से कौन सा करेगा मोस्ट एक्टिव व्हाइट ब्लड सेल? जल्दी से हैंड रेज करिए, जल्दी से, अभी अभी हमने इसे किया था। क्विकली रेज योर हैंड। स्नेहा, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन बी। स्नेहा आपको बी लग रहा है, ओके। पलक आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। ओके। आरुषि आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। ऑलराइट। साक्षी आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी।
यस, ऑप्शन बी आप लोग का यहाँ पे सही आंसर है। दीज आर द टू सेल्स व्हिच आर गोइंग टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द फैगोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। ये दोनों सेल्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर द वन व्हिच कैरी आउट द फैगोसाइटोसिस। तो मोनोसाइट्स को ही आप कन्वर्ट करते हो इनटू द मैक्रोफेजेस, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। ये भी आप कर सकते हो, अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड सेपरेटली ऑन द 4 स्लाइड्स। हर एक चीज का ड्रॉप हमने रखा है 4 स्लाइड्स के ऊपर। इनमें से कौन सी चीजें जो कोएगुलेट नहीं होगी, विच ऑफ देम विल नॉट कोएगुलेट। तो हर एक चीज का ड्रॉप हमने रखा है स्लाइड के ऊपर, इनमें से कौन सा चीज होगा जो कोएगुलेट नहीं करेगा। लॉजिक वाला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे आंसर दे सकते हो। बताइए मुस्कान। ऑप्शन सी। ओह, ओके। किरण बताइए। सर ऑप्शन ए। ऑलराइट, देन कोमल आप बताइए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बेटा आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि सीरम के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता। ब्लड सीरम के अंदर क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर। तो अगर ब्लड सीरम के अंदर, जो कि हमने देखा था, प्लाज्मा से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो तो दैट बिकम्स माय सीरम। तो सीरम के अंदर अगर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, देन ये कोएगुलेट कभी नहीं करेगा। तो ये आपका स्लाइड पे वैसे के वैसे रहेगा। बाकी आप कहीं से भी अगर आप ब्लड निकाल रहे हो, वेन हो, आर्टरी हो, या कहीं से अगर आप निकाल रहे हो, प्लाज्मा हो, वैसे अगर आप निकाल के रखते हो आपके स्लाइड के ऊपर, वो आपका जम जाएगा, वो आपका काफी जल्दी आपका जम जाएगा। तो प्लीज याद रखना कि ब्लड सीरम क्यों आपके यहाँ पे कोएगुलेट नहीं हो रहा, बिकॉज इट डज नॉट हैव द क्लॉटिंग फैक्टर। इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर आपको नहीं मिलता, इसलिए इट वोंट कोएगुलेट। क्या ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, ये वाला, इन एबीओ ब्लड सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, इफ बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट बट नो एंटीबॉडी, कौन सा होगा ब्लड ग्रुप? ऐसे अनम्यूट करके बता दो इसका आंसर, जोर से सब लोग अनम्यूट करके बता दो इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी। ए बी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे है अग्रेनुलोसाइट? व्हिच ऑफ देम इज गोइंग टू बी द अग्रेनुलोसाइट्स? ऑप्शन सी। ऑप्शन कौन सा वाला? ऑप्शन बी कह रहे हो आप लोग? ऑप्शन सी। Yes, C is going to be a correct answer. Lymphocytes are my granulocytes. So lymphocytes are my granulocytes. इसके साथ एक और मेरा आ जाता है यहाँ पे, that is going to be the monocytes. ठीक है, और अब हैंड रेस करना अगर क्वेश्चन आया तो, अरे क्वेश्चन नहीं आया राइट। सो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव डन। ये हमने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करके बता दो, हैंड रेस करना है इस क्वेश्चन के लिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, which two of the following changes usually tend to occur in the plane dweller when they move to a higher altitude? हम जैसे लोग जो प्लेन्स में रहते हैं, अगर हम हायर एल्टीट्यूड पे चले गए तो क्या होगा हमारे बॉडी के अंदर? ध्यान से देखिए एंड रेज योर हैंड। अंशिका, अंशु, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन ए। अच्छा, मुस्कान आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। प्रिया आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आप लोग का यहाँ पे आंसर सही है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो तो आपका नंबर ऑफ आरबीसी का अमाउंट आपका बढ़ेगा। सो नंबर ऑफ आरबीसी आर गोइंग टू इंक्रीज एंड अलोंग विद दैट आपका ब्रीदिंग रेट भी आपके यहाँ पे बढ़ जाता है। सो अमाउंट ऑफ आरबीसी आपका यहाँ पे इंक्रीज होता है, उसके साथ आपका ब्रीदिंग रेट भी आपके यहाँ पे बढ़ जाएगा। सो दैट इज व्हाई वी विल फाइंड ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। तो दोनों चीजें आपकी होगी अगर आप हायर एलिवेशन पे जाते हो, आप नहीं, अगर हम जाते तो हायर एलिवेशन के ऊपर। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो आज की क्लास में हमने बताया मेनली क्या कवर किया। मेनली हमने यहाँ पे देखा ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे क्या होता है, व्हाट इज RH1, व्हाट इज योर ईवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एंड उसके साथ साथ हमने हमारा यहाँ पे WBC वाला स्टोरी हमने यहाँ पे हमारा कवर किया। वी हैव आल्सो कवर्ड द स्टोरी ऑफ योर WBC। तो इतनी बात आप यहाँ पे याद रखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक हार्मोन होता है जो हेल्प करता है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए, वो हार्मोन कहाँ से आता है? किडनी। किडनी से आता है। और उस हार्मोन का नाम क्या होता है? राइट, दैट इज कॉल्ड, राइट, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ इरेक्ट्रोपोइटिन। बिल्कुल सही बात है। तो ये सारे नाम आपको यहाँ पे याद रखना और उनका क्या काम होता है वो भी आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इतनी बात आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर आपके एंड से कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई हो तो प्लीज आप अपना अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। आई होप यहाँ तक चीज आपको क्लियर और आपके क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन, ये सब हम जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करें, सारे आपके PYQ है, ये आपके प्रीवियस नीट एग्जाम के हैं। सो यू ऑल्सो गेट आइडिया व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क, राइट। तो जो क्वेश्चन पूछते हैं और जो इन्फॉर्मेशन आप रिटेन कर पाते हो वो काफी यहाँ पे ओवरलैप कर ली है। अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपको याद रहती है सही से, देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। सो दैट शुड बी लाइक क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
ठीक है। सो ऑलराइट देन, सो क्या यहाँ तक जो हमने कवर किया है, क्या इसके अंदर किसी को कोई डाउट है? नो फिलहाल ठीक है सब कुछ? ठीक है देन, फिर हम लोग कल वापस से मिलते हैं। कल हम लोग जब मिलेंगे तब इसको आगे बढ़ाएंगे। विल ट्राई टू डू कपल ऑफ मोर थिंग्स इन। कल हमारा ब्लड फॉर्चुनेट, हाँ होपफुली आपका कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली आपका कल ब्लड वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो ऑलराइट देन पीपल, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग वापस से कल सेम टाइम पे। डू हैव फन, डू टेक केयर। चलिए बाय एंड